So, in our this lecture, we are going to study the different types of companies. जो हम यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी को देखा था, अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को कवर करेंगे. और जैसे यहाँ पर आपके पास है कंपनीज और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन इज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अनदर इज अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. व्हाट यू मीन बाय अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी? देखो, एक ऐसा कंपनी है जिसे इनकॉर्पोरेट कंपनी, बेसिकली ये कंपनी भी नहीं है. अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज टेक्निकली नॉट अ कंपनी, राइट. एक फर्म है जिसको, या एक ऐसा आपने बिजनेस शुरू किया, बट उस बिजनेस को आपको कंपनी के फॉर्म में शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपने कंपनी के फॉर्म में शुरू नहीं किया. इन दैट केस सच businesses would be called as unincorporated company. We will see what all things come here. देन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में अगर आप देखो तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास ब्रॉडली तीन बताए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होगा कि आपने किस तरह से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया. सो यू हैव द चार्टर्ड कंपनीज, देन यू हैव द स्टैट्यूटरी कंपनीज जो किसी लॉ के अंडर में आता है, एंड यू हैव द रजिस्टर्ड कंपनीज. नाउ रजिस्टर्ड कंपनीज फिर फर्दर यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ है और आगे आगे फीचर्स में दिए हुए. वेयर एज मैं आपको यहाँ पर थोड़े से और अलग तरीके से ये सिखाऊंगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, राइट. और हम यहाँ पर सीखते हैं. देखो, अगर आपको मैं बताऊं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो आप देखिए हम अलग अलग एंगल से कंपनी को समझ सकते हैं. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, आप एक सिंपल सा चीज़ देखो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को आप इस तरह से समझो. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमंस आर देयर, तो आप बोलोगे सर ह्यूमंस को हम बाइफरकेट कर सकते हैं. अगर कैटेगराइज करना है ह्यूमंस को तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यस और नो. देन हम ह्यूमंस को यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट. फिर हम अगर बाइफरकेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, राइट. कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज़ है. हम इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं. हम बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हम रिलीजन के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हैं. फिर अगर आप करना चाहो तो आप हो सकता है आप इनकम के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हो. आप चाहो तो आप ह्यूमंस को स्प्लिट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क प्रोफेशन, करेक्ट. तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हो. तो सपोज करो हम इस तरह से बात करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, लेट्स से मुकेश अंबानी, राइट. सो मुकेश अंबानी देखो हर कैटेगरी में फॉल करेंगे. कैसे? यहाँ पर जब बात आएगा तो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मुकेश अंबानी इज मेल. ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो वो जो भी उनका एज ग्रुप है अपन उस एज ग्रुप में उनको डाल देंगे, राइट. Then on the basis of nationality he is an Indian. On the basis of religion he is Hindu. On the basis of income उनका इतना नेटवर्थ है. On the basis of work he is a businessman, right. So मुकेश अंबानी क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अलग इंसान है? आंसर इज नो. मुकेश अंबानी इज वन ओनली, बट वी कैन फॉल हिम इनटू ईच ऑफ दीज 6 कैटेगरीज. तो इसी तरह से जब हम किसी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी को हम किसी भी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और फिर हम उनको किसी ना किसी जगह पे फिट करेंगे. सो एक ही कंपनी होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ हम जो भी चीज़ फैक्टर देखेंगे, लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ ए तो वो कहाँ पर फॉल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बी तो वो कहाँ पर फॉल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सी तो वो कहाँ पर फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आता है. तो अगर आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर सबसे पहले हम ये चेक करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आप यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर आपके पास ब्रॉडली 2 कैटेगरीज आ जाएंगे. एक कैटेगरी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी, और एक कैटेगरी होगा जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी. सो अगर किसी कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स है तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो. नॉट नेसेसरीली कि आपको प्राइवेट ही बनाना है, पर 200 मेंबर्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं. सो प्राइवेट कंपनी कैन कैटर मैक्सिमम 200 मेंबर्स. सो मिनिमम यहाँ पर आपको कितने चाहिए, 2. सो 2 से लेके 200 मेंबर्स तक अगर आपको रखना है तो आप एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो. एक पब्लिक कंपनी में आपको कितने चाहिए, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और 7 से लेके इन्फिनिटी आप कितने भी मेंबर्स को रख सकते हो. तो ये आपके पास आ गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. फिर फर्दर अगर आप चेक करो तो आप प्राइवेट कंपनी को अगेन
तीन कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के अंदर एक आ जाता है वन पर्सन कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपीसी। फिर एक दूसरा कैटेगरी प्राइवेट कंपनी का आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। राइट, होते क्या है, ये दोनों प्राइवेट कंपनी है बट यहाँ पर स्मॉल कंपनी का एक टैग लग जाता है। और फिर हम यहाँ पर बोलेंगे अदर प्राइवेट कंपनीज। राइट, तो आपके पास ये तीन बाइफर्केशन है ऑफ द फर्दर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट आ गया। इसको कई बार लोग इस तरह से भी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से। सो प्राइवेट कंपनी जो है इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन रहता है, और पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। वो तीन रेस्ट्रिक्शंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। सो दिस इज व्हेन वी डिस्कस द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंड बाइफर्केशन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन हो जाता है। एक क्लासिफिकेशन जिसको हम क्या बोलेंगे, द कंपनी वुज ऑब्जेक्टिव इज फॉर प्रॉफिट, और एक बाइफर्केशन हम बोल सकते हैं विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। अब आप ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, उसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। ये प्रॉफिट अर्न तो करता है बट ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सो इफ अर्नड इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्दर अगर हम चेक करें तो आप चेक करो कंपनी का, अगेन बाइफर्केशन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी आपके पास दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है कंपनी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी, और दूसरा हो जाता है कंपनी विद एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, जब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का, तो इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, फिर अगर आप बाइफर्केशन करना चाहो तो आप बाइफर्केशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, आप ये देखिए, यू हैव अ होल्डिंग कंपनी, देन यू हैव अ सब्सिडरी कंपनी, देन आपके पास एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। हम चेक करेंगे क्या होता है ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। सो अगर ब्रॉडली आपको बताऊं, सो आप देखो ये आपके पास है होल्डिंग कंपनी, तो हम होल्डिंग कंपनी को एच लिमिटेड से डिनोट करते हैं और सब्सिडरी कंपनी को एस लिमिटेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो आप देखो एच लिमिटेड, ओके, इफ एच लिमिटेड होल्ड्स more than 50% shares, rather more than 50% voting rights, or if H limited controls S limited, in that case S is subsidiary of H and H is holding of S। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है। So if one company holds control in the other company, or if one company holds more than 50% voting rights in the other company, then holding subsidiary relationship is established। So here if I can say, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, H limited is holding of S and S limited is subsidiary company of H limited। So ये आ जाता है। सर फिर एसोसिएट में क्या रहता है, आप देखो हमने बात किया वोटिंग राइट्स का। सो 0 to 19.99% यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बट 20% से लेके 50% तक का वोटिंग राइट अगर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका एसोसिएट कंपनी। एंड जहाँ पर मोर देन 50% हो जाए वो बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी। राइट, सो मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से यू हैव ABC लिमिटेड, और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ PQR लिमिटेड, और यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ XYZ लिमिटेड। ठीक है, सो लेट्स से 20% से लेके 50% तक का वोटिंग राइट अगर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, XYZ लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ ABC। ओके, एंड यहाँ पर या तो कंट्रोल है या फिर मोर देन 50% है। सो ये PQR लिमिटेड ये क्या बन जाएगा, दिस इज सब्सिडरी कंपनी, दिस इज सब्सिडरी
ऑफ ABC। बट ध्यान रखना यहाँ पर एक सेंटेंस और जुड़ जाएगा, वेयर वी आर गोइंग टू से दैट ABC इज होल्डिंग ऑफ PQR। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। आप मुझे बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं। होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। सो ये अपना फोर्थ कैटेगरी था। नाउ वी कैन मेक ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम यहाँ पर बताएं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली यहाँ पर बात किस चीज़ का हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का। तो आप बताइए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर दो कैटेगरीज आ जाएंगे आपके पास, या तो वो कंपनी लिस्टेड है या फिर वो अनलिस्टेड है, ठीक है। ये आपके पास दो कैटेगरीज आ जाते हैं। लिस्टेड मतलब उसके सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, इस कंपनी के सिक्योरिटीज जो हैं, सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया आपके लिए, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। और अगर नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी, राइट। फिर फर्दर अगर हम कैटेगरी देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप, अब अगर आप देखो यहाँ पे 51% और मोर अगर किसी कंपनी में है, इफ़ इट इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट, वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट और इट कुड बी कलेक्टिवली, राइट। ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, और इनको कई बार हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और अदरवाइज या जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर्स, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये आपके पास प्रोविजन आता है। तो आप देखो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इतने सारे बाइफर्केशंस आपको दिए हुए हैं, इन बाइफर्केशंस के बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो। और आप देखो जैसे हम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उठाएं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमारे पहले बाइफर्केशन के हिसाब से अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है, पब्लिक या प्राइवेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके। सो रिलायंस इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमारे सेकेंड बाइफर्केशन जिसमें हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो रिलायंस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट मेकिंग, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो विच इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट, राइट। फिर आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सो इट्स अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर अगर आप देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सो इट इज नॉट अ सब्सिडरी बट इट इज होल्डिंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज एंड इट इज ऑल्सो, no, it is not associate of anyone, but it is holding company for lot of other companies, right? So Reliance Industries is the holding company for many group companies of Reliance. जैसे कि आप अगर चेक करो जियो, देन फिर आप चेक कर सकते हो जियो मार्ट, राइट। बहुत सारे आपको इस तरह से करके मिलते जाएंगे। रिलायंस रिटेल अगर आप देखो तो ये सारे आ जाते हैं। फिर हमारा फिफ्थ बाइफर्केशन था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो रिलायंस के जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सो यू वुड से रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी। और आप देखो ये पब्लिक कंपनी होने के बाद भी ये क्या है, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, दो इट्स अ पब्लिक कंपनी, बट सेक्टर वाइज अगर आप देखो तो ये क्या है, इट इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। एंड वाई इट इज इन द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, इसमें अदर देन गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी का यहाँ पर स्टेक है। तो आप ध्यान रखना, एक बहुत कॉमन मिथ जो होता है वो यही रहता है कि पब्लिक कंपनी जो है, राइट, अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ये गलत हो जाएगा। आप देखो एक पब्लिक कंपनी जो है वो दोनों हो सकता है, इट कैन बी बोथ प्राइवेट सेक्टर, it can be public sector। सेम वे अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को देखोगे तो ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर का हो सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। सो हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, या फिर ये, तो अगर आपको सेक्टर देखना है कि ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, इसके लिए आप किसको चेक करोगे, इसके लिए आप चेक करोगे ओनरशिप को, कि भाई इस कंपनी का ओनर कौन है। गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक सेक्टर, नहीं है गवर्नमेंट नहीं है कोई और है तो फिर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर। बट इफ़ यू वांट टू सी
वेदर इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ों को देख सकते हो। आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देख सकते हो, एक पॉइंट, या फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो लेट्स से द नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, अब एक पॉइंट और है जो आप यहाँ पर देखोगे कि इनका होल्डिंग कंपनी कौन है। सो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है दैट इफ अ सब्सिडरी कंपनी, राइट, सो लेट्स से यहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, ओके, और यहाँ पर आपके पास एक कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ना इवन दो दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, बट सिंस दिस इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना दैट इफ अ कंपनी इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इसको रिफाइन कर दूं, सो इफ अ प्राइवेट कंपनी, ओके, if a private company is a subsidiary company of a public company, then it will be treated as a public company even though it is a private company by its articles of association. So अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दैट even though it will remain private company by its articles of association, but for compliance purpose इसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। सो दिस इज व्हाट इज देयर, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। सो ये आपके पास हमने चेक किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, तो ये सारे बाइफर्केशन। सो मूविंग अहेड, अब आप देखो यहाँ पर आपको उसने बताया हुआ है अलग अलग बाइफर्केशन यहाँ पर दिए हुए हैं। सो फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। सो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये सब सेक्शंस आपको याद नहीं रहते तो भी चलेगा, पर आप देखो यहाँ पर वो क्या बताया हुआ है। सो इट द कंपनीज एक्ट डिफाइंस दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड, एंड लिमिटेड कहाँ पर, लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। सिंपल। सो सिंपल सा पॉइंट है कि ये कंपनी है, उस कंपनी का ये एक मेंबर है, ठीक है, मेंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साक्षी, तो ओके, राइट। सो साक्षी इज फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ ताना लिमिटेड। नाउ सिंपल थिंग, हमें ये चेक करना है कि ये जो ताना लिमिटेड है ये लिमिटेड कंपनी है कि नहीं। तो आप ये देखो, सबसे पहले तो देखो ये नाम के एंड में अगर लिमिटेड आ रहा है दिस मीन्स दिस इज अ लिमिटेड कंपनी, ओके, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड नहीं लगाएगा। दूसरा, हमें यह चेक करना है कि व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ साक्षी, इस कंपनी में साक्षी का लायबिलिटी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाएंगे और वहाँ पर लायबिलिटी क्लॉज को चेक करेंगे, और वो लायबिलिटी क्लॉज में बताया हुआ रहेगा व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। नाउ फॉर एग्जांपल उसमें लायबिलिटी था फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर वाज 10 रुपीज़, ओके, और पार पे इशू किया था इस शेयर को, प्रीमियम नहीं है, पार पे इशू किया था। नाउ साक्षी हैज पेड 8 रुपीज़ पर शेयर, दिस इज ऑलरेडी पेड टू द कंपनी, okay. Now Sakshi is holding, let's say, 1 lakh shares. Now tell me what is going to be the liability of Sakshi. साक्षी का फर्दर लाइबिलिटी अब कितना होगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ये देखो 10 lakhs, B 8 lakhs, C 2 lakhs, D none of the above, 2 lakhs. So most of you are answering 2 lakhs. तो आंसर, करेक्ट आंसर भी क्या है, 2 लाख रुपीस, बिकॉज ये 2 lakhs उन्होंने पे नहीं किया, मतलब 2 रुपीज़ पर शेयर उन्होंने पे नहीं किया। सो दिस बैलेंस 2 रुपीज़ पर शेयर, दिस इज हर मैक्सिमम लाइबिलिटी। फर्दर लाइबिलिटी इनका इतना है, ठीक है। बट क्या शुरू से इनका लाइबिलिटी 2 रुपीज़ था, आंसर इज नो। शुरू में इनका लाइबिलिटी कितना था, 10 लाख रुपीज़ था। नाउ सिंस शी हैज ऑलरेडी पेड 8 rupees per share, now her balance liability is what, it is 2 rupees per share, correct. Now when this liability becomes due, आप मुझे बताओ, ये liability तो है, but when this becomes due, when it becomes payable, whenever a call is made by the company,
सो एज सुन एज द कॉल इज मेड बाय द कंपनी, ये आपका लाइबिलिटी ड्यू हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू पे दिस टू द कंपनी। आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? ये पूरा क्लियर हुआ आपको? ओके, देन यू हैव अ कंपनी, देन यू हैव अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में सिंपल है, अब यहाँ पर साक्षी ने शेयर लिया था और उसने बोला था मेरा लाइबिलिटी 10 रुपया पर शेयर का, तो आप 10 रुपये तक जितना अमाउंट मंगाओगे मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई एम सब्सक्राइबिंग टू, आई विल पे। यहाँ पर क्या होगा, साक्षी एक अमाउंट बता देंगे। साक्षी वुड से ओके, अगर कंपनी बंद हो गई तो मैं शगुन का 11 लाख रुपया पे करने वाली हूँ। So this 11 lakh rupees is what? This is the guarantee which is given by Sakshi, right? This guarantee is given by the member. और ये amount कब due होगा? When this amount will become due? क्या कंपनी इसके लिए कॉल करेगी जैसे यहाँ पर कॉल किया गया था? आंसर इज नो। This 11 lakh rupees will become due only when the company enters into winding up. क्योंकि साक्षी का गारंटी कंपनी को क्या है कि अगर कंपनी बंद हो गई तो बंद होते टाइम मैं 11 लाख रुपीस पे करूंगी। बिल्कुल करेक्ट यश, जैसे आपने लिखा व्हेन कंपनी लिक्विडेट्स। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 of the Companies Act defines that the company having the liability of the members which is limited by the memorandum to such an amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up, ऐसे कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने बोलना बंद किया है, डोंट वरी, ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो एक्चुअली द रोड मूवमेंट्स हैव स्टार्टेड, अभी ट्रैफिक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। सो वेन एवर आई फाइंड एनी व्हीकल विच इज़ मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज हियर, so I just stop so that that doesn't get recorded with my voice, right? So that's why. Anyway, so the liability of the member of a guarantee company which is limited up to the stipulated amount sum mentioned in the memorandum, right? तो यहाँ पर रहता है now members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. So let's say कंपनी का liability निकल के आ गया 1 crore rupees. How much Sakshi is going to contribute? She is going to contribute only 11 lakh rupees. कंपनी का liability निकल के आ गया 1 lakh rupees जब कंपनी बंद हो रहा है। Now how much amount Sakshi is going to contribute? Only 1 lakh. Because कंपनी बंद हो रहा है तो उसको सिर्फ 1 lakh ही चाहिए। See, उसने गारंटी दिया है 11 lakh का। आप इसको किस तरह से रीड करो? The guarantee is up to 11 lakh. Okay? The guarantee is up to 11 lakh. तो अगर 11 लाख से कम का कोई लाइबिलिटी है जो कंपनी को पे करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी इज ओनली गोइंग टू कंट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, बट इफ द अमाउंट एक्सीड्स 11 लाख शी वुड पे ओनली दिस 11 लाख। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? इज दिस क्लियर? राइट, द कॉमन फीचर बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, दोनों में यहाँ पर क्या है कि दोनों में मेंबर्स का लायबिलिटी क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। बस डिफरेंस क्या है? एक गारंटी कंपनी में अमाउंट लिमिटेड होगा विद द अमाउंट ऑफ गारंटी विच इज गिवन, एंड यहाँ पर हो जाएगा ऑन द अनपेड कॉल्स ऑन द शेयर्स विच इज हेल्ड। हियर द कंपनी is going to ask for the money when the company enters into winding up or liquidation. यहाँ पर आ जाएगा the company having share capital, the amount can be called as soon as the amount becomes payable as soon as the shares, the amount is called on the shares. तो ये आपके पास यहाँ पर डिस्टिंक्शन आ जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, तो आप चेक कर लेना। ओके, फिर आप फर्दर देखिए यहाँ पर, ये आपके पास केस दिया हुआ है नरेंद्र कुमार अग्रवाल एंड सरोज मालू। तो यहाँ पर बताएं, सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन बीइंग अ डिफरेंट फुटिंग देन दैट द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। सो यहाँ पर क्या सिनेरियो हो गया? आप देखो, साक्षी के पास शेयर्स है विच इज लिमिटेड। दो तरीके के शेयर्स है, मैं आपको बोलता हूँ, कंपनी ए का एंड कंपनी बी का, राइट। नाउ
company A is limited by guarantee, and this is limited by shares. Okay, this share is fully paid up, और साक्षी ये शेयर किसको बेच रही है? लेट्स से प्राची को। साक्षी ये शेयर प्राची को बेच रही है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्राची, अगर प्राची को बी लिमिटेड का शेयर मिले, सो आप टेक्निकली एक चीज़ चेक करो, बी लिमिटेड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज इट्स अ फुली पेड अप शेयर, फर्दर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो देयर इज़ नो इशू। इवन इफ ये शेयर्स पार्टली पेड है तो भी कोई इशू नहीं है, प्राची से कॉल मंगवा लिया जाएगा। बट इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड इन दैट केस ये शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है प्राची को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ए लिमिटेड साक्षी को क्या बोलेगा? एक काम करो, प्राची से एक अंडरटेकिंग लिखवा के लाओ, राइट, दैट शी इज रेडी टू गिव दी गारंटी। आपने जो 11 लाख रुपए का गारंटी दिया हुआ है हमें, कल को अगर हमारी कंपनी बंद हो गई तो प्राची को ये 11 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे अगर वो आपसे ये शेयर खरीद रही है। डज शी अग्री विथ दिस और नॉट? बिकॉज इफ शी डजेंट अग्री देन व्हाट विल हैपन, 6 महीने बाद जब कंपनी बंद होगा आप क्या बोलोगे? मैंने गारंटी दिया था बट आज की डेट में मेरे पास शेयर्स नहीं है, तो शेयर नहीं तो गारंटी नहीं। प्राची यहाँ पर बोलेगी मैंने गारंटी तो कभी दिया ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ शेयर खरीदा था। अब आप बताओ ए लिमिटेड का हालत कैसा हो जाएगा? वो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर का, वर्ल्ड कप में वो जो अंकल थे ना जो ऐसे खड़े हुए थे, ये वाला, तो वो वैसा हालत आपका हो जाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर कंपनी क्या बोलेगा कि देखो भाई एक काम करो, प्राची से आप वो अंडर रेटिंग लिखवा के ले आओ एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको वो शेयर्स मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ इट गोस। सो कंपनी के पास राइट है दैट इट कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, द मेंबरशिप ऑफ अ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट देन दोज ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स। सो ये एक आपके पास केस लॉ है जो इधर यहाँ पर दिया हुआ था। फर्दर आप देखिए अनलिमिटेड कंपनी। सो अनलिमिटेड कंपनी इज द कंपनी वेयर टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पर जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को भी हम लोग यूज कर लेंगे, राइट। तो कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स कैन बी यूज्ड फॉर सच द पे ऑफ। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? इट विल बिकम अ अनलिमिटेड कंपनी। सो दिस इज दैट अनलिमिटेड कंपनी। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। सो अनलिमिटेड कंपनी यहाँ पर कैसे डिफाइन किया हुआ है? अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, then in such a company the liability of a member ceases when he ceases to be the member. Okay, then आप further यहाँ पर देखो, the liability of each member extends to the whole amount of the company's debt and liability, but he will be entitled to claim. आप ये देखो, एक तो आप यहाँ पर इसको देख लेना, it extends to the whole amount of the company's debts and liability, but he will be entitled to claim to the contribution from the other members also. Then in case the company has share capital, the articles of association must state that the amount of share capital and the amount of each share, right, इस हिसाब से रहेगा। so long as the company is going concern, तो बिल्कुल जैसे limited by guarantee है, so long the company is going concern, the liability of the share is only the liability on which can be enforced by the company, right. The creditors can institute the proceedings for the winding up of the company for their claims, और जब कंपनी का वाइंडिंग अप का पिटिशन जाता है और ऑफिशियल लिक्विडेटर वहाँ पर अपॉइंट हो जाएगा, वो फिर क्या करेगा? मेंबर्स को बोलेगा कि आप कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स द लायबिलिटी एंड डेट्स ऑफ द कंपनी विच विल बी अनलिमिटेड, एंड बाय दिस इट मीन्स दैट टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी the personal assets of the members can be used, that can be called upon and that can be sold. आप बताइए, is this clear? Unlimited company, is this clear? फिर आप देखिए अनलिमिटेड कंपनी के यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, द लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी द मेंबर। ये और ध्यान रख लेना, द मोमेंट ही सेल्स द शेयर द लायबिलिटी ऑल्सो सीजेस। देन द लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, जैसे लिमिटेड बाय गारंटी में होता था, तो आपको वो ध्यान रखना है। एंड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर एक्सटेंड्स टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लायबिलिटी, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज।
फर्दर देखिए, ये आया आपके पास 1% कंपनी। तो 1% कंपनी जैसे नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही इंसान होगा। नॉर्मली आप देखो, आपके पास प्राइवेट कंपनी एक है, और प्राइवेट कंपनी में क्या था, दैट प्राइवेट कंपनी में यू रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, राइट। लेकिन ये हमने कैसा शुरू कर दिया, 1% कंपनी को, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए आपको। अब ये हमने क्यों बनाया था, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्यों स्टार्ट किया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को ऐसा लगा कि जो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में है, इनको हम मोटिवेट कर देंगे कि भाई आप कंपनी फॉर्म में आ जाओ। आप अगर चेक करो, पार्टनरशिप फॉर्म्स जो थे, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म्स थे, उनको मोटिवेट किया गया था कि आप एलएलपी फॉर्म कर लो। ओके, 1% कंपनी को यहाँ पर क्या बोला गया कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर लो। रखे, जब आप यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर लोगे तो इट विल बी गुड। इससे कंपनी को, मतलब देखो फायदा क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम विज कि जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स हैं उनके लिए कोई लॉ नहीं है आपके पास। अगर आप एक इनकम टैक्स एक्ट को हटा दो, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आप हटा दो, और तीसरा इनको टैप करने के लिए कि भाई ये जो म्यूनसिपालिटी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर आप ये 3 को हटा दो, तो आप देखो सोल प्रोप्राइटर को ट्रैक करने के लिए कोई हमारे पास ऐसा लॉ नहीं है। तो हमने ये कोशिश किया, जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट है, ट्रस्ट के लिए अपना इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटीज़ के लिए भी अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है। तो 1% की जो सोल प्रोप्राइटर था, इनके लिए कोई गवर्न करने को या जुरिस्डिक्ट करने को कोई ऐसा लॉ नहीं था। तो हम चाहते थे कि हम उसको भी एक जुरिस्डिक्ट कर सके, उनको भी अपने गवर्न गवर्न तो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, उनको भी हम किसी तरीके से मॉनिटर कर पाए, और उसके लिए यहाँ पर 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। पर क्या 1% कंपनी हिट कॉन्सेप्ट हुआ? आंसर इज नो। बहुत ज़्यादा ओपीसीज बने नहीं, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, द कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान रखना ये एक नया इंट्रोडक्शन था कंपनीज एक्ट 2013 का, और उसमें यह था अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इवन बाय अ सिंगल पर्सन। So section 2 subsection 62 of the Companies Act defines 1% company as a company which has only 1% as the member of the company. अब ध्यान रखना, ये जो OPC है, this is again it is one type of private company. This is one of the type of private company. आज जैसे हमने लेक्चर की शुरुआत में भी देखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज पब्लिक एंड प्राइवेट, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी का एक टाइप और क्या है, 1% company. Okay, so 1% company has been introduced to encourage, अब ये देखो 1% company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. तो मैंने बताया था सोल प्रोप्राइटर्स को। Now OPC differs from sole proprietary concern in an aspect that OPC is a separate legal entity, एंड जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी विद अ limited liability, whereas in the case of sole proprietorship the liability of the owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets constituting the official as well as the personal. तो आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और उसका ओनर वो दोनों एक है। तो जेठालाल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ आर सेम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट Gada Electronics OPC, in that case Jethalal and OPC they both are different. तो यहाँ पर ये प्रोविजन है। Then the procedural requirement of OPC are very simplified. So कंपनी में अगर आपको किसी को लेके आना, किसी को भी अगर आप बोलोगे ना कि साहब कंपनी बना लो, वो सबसे पहले यही बोलेगा बहुत खर्चा है यार, बहुत हेडेक है कंपनी बनाने में। स्टार्ट करना तो एक पूरा प्रोसेस, चालू रखना तो एक पूरा प्रोसेस, बंद करना तो एक पूरा प्रोसेस, करेक्ट। बट अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाए या पार्टनरशिप फॉर्म बनाए तो उधर कोई तकलीफ नहीं है, कभी भी उसको शुरू करो, कभी भी उसको बंद करो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। बट इधर बहुत ज़्यादा लफड़ा रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक काम करो ओपीसी, ताकि लोग मोटिवेट हो ओपीसी के लिए। तो इनको क्या बोला, इनको हमने बोला कि ओपीसी में यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रखेंगे, कंपनी के जितना आपका कंप्लायंस नहीं होगा, हेडेक नहीं रहेगा, आप ओपीसी बस खाली बना लो। तो गवर्नमेंट का बेसिकली क्या था कि एक उनका प्रॉपर डेटाबेस तैयार हो जाए
कि देखो इतने सारे बिजनेसेस हैं यहाँ पे जो कि रजिस्टर्ड है, तो आप उनके ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हो ना। गवर्नमेंट के लिए ये डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैक करने में गवर्नमेंट को काफ़ी ईजी होगा व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ग्रोथ, क्या सेल्स है, एवरीथिंग। सो आप यहाँ पर देखो द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ओपीसी, दे आर क्वाइट सिंप्लीफाइड through the exemptions, okay, which are provided under the Companies Act as compared to the other companies। सबसे ज़्यादा compliance किस में होता है, एक पब्लिक कंपनी में जो कि लिस्टेड हो, फिर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, फिर आपके कंप्लाइंस आते हैं प्राइवेट कंपनी में, फिर प्राइवेट कंपनी से भी कम कंप्लाइंस आपको मिलेंगे स्मॉल कंपनी में, एंड ओपीसी में तो बिल्कुल ही कंप्लाइंसेस कम होते हैं। हालांकि ये कंप्लाइंसेस आप अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ब्रीफली उसके बारे में डिस्कशन होगा लेटर ऑन व्हेन यू विल स्टडी फॉर योर सीए इंटर एंड सीए फाइनल, वहाँ आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओपीसी इज व्हाट, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये हमने ऑलरेडी लिखा, विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हट गया, आपका मॉड्यूल 2017 से अपडेट नहीं हुआ, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, देर इज़ नो मिनिमम पेड अप कैपिटल विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड, बट हाँ ये अभी भी है विच हैज़ एटलीस्ट 1 मेंबर। सो ये आ गया आपके पास ओपीसी। तो ये ओपीसी के बारे में आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिए हैं। सो एग्जाम में अगर आपको आंसर लिखना है तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बुलेट पॉइंट्स विद विच यू कैन राइट योर आंसर्स। इससे मुझे याद आया, कल आपका एक टेस्ट होना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। डू यू गाइज रिमेंबर, हमारा कमिटमेंट था 19th एंड 25th को। 25th को आपका एक 100 मार्क्स का टेस्ट है और कल आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टेस्ट है। सो आर यू ऑल रेडी? कल आपका कितने मार्क्स का टेस्ट है टोटल? 50? आई हैवंट मेड योर क्वेश्चन पेपर, आई विल मेक इट टुडे। 50 मार्क्स का टेस्ट रख दूं आपका, 1.5 आवर। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, केस लॉज नहीं है, सब आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। कल सिर्फ क्वेश्चंस का टेस्ट है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, कल सिर्फ क्वेश्चंस का टेस्ट मैं रख देता हूँ। हाँ केस लॉज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कल सिर्फ 25 मार्क्स का ही मैंने बोला था, ओके। पर 25 मार्क्स के लिए भी पढ़ोगे तो पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो मैं चेक कर लेता हूँ 25 या कितने मार्क्स का वहाँ पर होता है। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपके मैक्सिमम प्रोविजंस को कवर कर सकूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द पेपर, और कल आप लोगों को जब पेपर मिलेगा तो सरप्राइज हो जाएगा कितने मार्क्स का है। 50 इज़ द मैक्सिमम, 50 मार्क्स इज़ द मैक्सिमम, 50 से ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, बट आई सी। बस बेसिकली मैं 25 मार्क्स अगर कर देता हूँ तो उसमें एक बस खाली प्रॉब्लम है, आई मे नॉट बी एबल टू आस्क यू लॉट ऑफ थिंग्स, तो मेरे को आपसे सब कुछ वहाँ पर पूछना है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 मार्क्स इज गुड, 40 मार्क्स का रखते हैं, चलो डील फाइनल। 40 मार्क्स में आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर अ लॉट, नो केस लॉस, ओनली डायरेक्ट क्वेश्चंस। कल मीटिंग है, वैसे ही सरप्राइज मिलने वाला है। ओके सर, इसके पहले का टेस्ट का मार्क्स नहीं मिला है, आई नो, आई हैवंट चेक्ड। धवल माई रूटीन राइट नाउ इज, ये 12 बजे से आपका लेक्चर जो शुरू होता है, आई पैक अप एट 1 AM एट नाइट, दिस इज माई रूटीन एज ऑफ नाउ। सो ऑलमोस्ट 13 आवर्स मेरा बैक टू बैक जा रहा है। और अगर आपने नोटिस किया हो, आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स का मैंने रिकॉर्डिंग्स भी नहीं भेजा है, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू एडिट, मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न, थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है। नेवरदलेस मैं ट्राई करता हूँ कि आज चेक कर लो, ताकि कल आपके मीटिंग के पहले वो मार्क्स आ जाए वहाँ पे। बाय द वे आई रियली डाउट आई विल बी एबल टू चेक दैट, बट आई विल ट्राई फॉर श्योर। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए 1 कंपनी के लिए जो बुलेट पॉइंट्स आपके पास है, यू हैव ओनली 1 पर्सन एज द मेंबर, देन मिनिमम पेड अप कैपिटल, आज के डेट में उसमें कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ। अच्छा, पार्श्व बोल रहा है मीटिंग के बाद भी चलेगा। ये मैं रीड नहीं किया, ये मुझे सुनाई दिया पार्श्व, इसको जब मैं रीड कर रहा था एक्सप्रेशंस के साथ मुझे सुनाई दिया ये लाइन, मीटिंग के बाद भी चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोई घाई नहीं है। ओके ओके परफेक्ट। धवल ये भी सुनाई दिया मेरे को बिल्कुल एक्सप्रेशंस के साथ। सर कोई घाई नहीं है, आराम से, ठीक है, आराम से इसको कवर करता हूँ, राइट। ऑल राइट। सो आप देखो फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी विल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। ये अदर पर्सन कौन है? द अदर पर्सन इज नॉमिनी। तो आपको एक नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा कि 1% कंपनी में जो ये 1% है, अगर उसका डेथ हो जाए या फिर ही बिकम्स इनकेपेसिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इन दैट केस कौन बनेगा उस कंपनी का मेंबर? तो ये आ जाता है नॉमिनी। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहेगा। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेस होते हैं? सो करेक्ट, देर आर इन टोटल 6 क्लॉजेस। पर ध्यान रखना एक ओपीसी अगर होगा तो उसमें 1 एक्स्ट्रा क्लॉज वुड बी देयर इन केस ऑफ ओपीसी। और वो एक्स्ट्रा क्लॉज किसका होगा? नॉमिनी क्लॉज, जो कि क्या करेगा? मेंशन करेगा द नेम ऑफ द अदर पर्सन, जो कि क्या बन जाएगा? उस कंपनी का मेंबर। अगर जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है, दिस 1% इन द ओपीसी, इफ दिस 1% he dies or he becomes permanently or anyway incapacity to the contract, so in that case this person is going to become the member of the company. okay? अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आप 2 ओपीसी के मेंबर बन सकते हो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। आप 1% कंपनी। सो अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल साक्षी का, साक्षी बोलेगी आज केस स्टडी मैं ही हूँ, राइट। सो साक्षी कैन बी मेंबर ऑफ ओनली 1 ओपीसी। लेट्स से उसने ओपीसी 1 बनाया, वो उसकी मेंबर है। शी कैन बी अ नॉमिनी इन ओपीसी 2 बट शी कैन नॉट बी मेंबर इन बोथ द कंपनीज, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये किसको टैप करने के लिए था? सोल प्रोपराइटर को। तो सोल प्रोपराइटर मतलब सोल, एक। तो यहाँ पर वैसे ही आपका ओपीसी के अंदर भी प्रोविजन दिया हुआ है दैट 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो नेचुरल पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी, दूसरा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? दैट ओनली 1 इंडिविजुअल और 1 पर्सन पर ओपीसी, सो यू कैन नॉट बिकम द मेंबर इन 2 डिफरेंट ओपीसीज। तो आपको ये चीज़ एक यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है, राइट। सो आप देखो द अदर पर्सन, ओके। और यहाँ पर आप चेक करना, ये जो नॉमिनी होगा, ये नॉमिनी का नाम आप कैसे लिखोगे? विद द प्रायर कंसेंट। आपको नॉमिनी का प्रायर कंसेंट लेना होगा। हाँ सर, सब लेक्चर्स में चलेगा मुझे। ओके। तो हमारी परमानेंट केस स्टडी अभी साक्षी। सोच लेना फाउंडेशन तो कंप्लीट हो गया है। सीए इंटर में अगर मैं आया तो फिर पूरे बैच में आपको ही केस स्टडी बनाऊंगा, ठीक है। चलो डन, डील। ओके। सो द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम, दे शैल गिव द प्रायर कंसेंट, रिटन कंसेंट उनको देना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर नॉमिनी होगा उसको प्रायर कंसेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, सो दैट कल को ये नॉमिनी को आप बोलो कि चलो तुम अब इस ओपीसी को समझाओ, इस ओपीसी को संभालो। तो ऐसा नहीं हो कि ये नॉमिनी बोले मैं नहीं बनने वाला इस कंपनी का मेंबर, राइट। सो दैट द नॉमिनी डज नॉट रिफ्रेन, वो वापस से यहाँ पे व्हाट इफ द ओनर ऑफ द सेकेंड ओपीसी इज नो लॉन्गर कॉम्पिटेंट विल साक्षी बिकम। चलो आता हूँ मैं उसके ऊपर। यहाँ पर यश ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं उसके भी आंसर को बताता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड डाल देता हूँ। देखो आप ओपीसी के केस में सिंपल चेक करो, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। जब भी एक ओपीसी होगा, इस ओपीसी में एक तो मेंबर होगा और इस मेंबर से साथ एक यहाँ पर नॉमिनी होगा, राइट। दिस नॉमिनी will take place of this member in case the member dies. So this nominee will become member, correct। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रहेगा दैट ओपीसी के अंदर, सो 1 ओपीसी पर इंडिविजुअल,
राइट। एक ओपीसी का मेंबर, एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। यू कैन नॉट बी द मेंबर इन टू डिफरेंट ओपीसी, दो यू मे बिकम अ नॉमिनी बट यू कैन नॉट बी द मेंबर इन टू ओपीसी। सो अगर आप यहाँ पे फिर से साक्षी को ले लो, सो देर इज वन ओपीसी, लेट्स से एबीसी ओपीसी, and there is another that is let's say KBC OPC। ये वाले OPC में साक्षी is member। Can she become member here? No, she cannot become member here। But can she become nominee? Answer is yes, she become nominee, she can become nominee, but if she wants to become nominee she has to give her written consent। उनको राइटिंग में एक अपना कंसेंट देना होगा दैट शी इज रेडी टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस ओपीसी। एक तो ये पॉइंट। नाउ यश का ये क्वेश्चन है कि सपोज करो इसका मेंबर यश था, यश को हो गया जेल इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टेक्निकली अगर देखा जाए तो साक्षी विल टेक प्लेस ऑफ यश एंड शी विल बिकम मेंबर ऑफ दिस केबीसी ओपीसी, बट with being the member of ABC OPC she cannot be the member in both the OPCs। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक OPC को साक्षी को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ से हटाना पड़ेगा। सो शी विल हैव टू relinquish, दोनों में से किसी एक APC से, दोनों में से किसी एक OPC से साक्षी को निकलना पड़ेगा। she cannot be there in the both the OPCs because bottom line remains same, that one individual one OPC, one OPC one individual, that's it। आप बताओ ये क्लियर हुआ? राइट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। डन। ओके आप एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर ये जो मेंबर होगा, दिस मेंबर शुड ओनली बी अ रेसिडेंट, दिस मेंबर शुड ओनली बी अ रेसिडेंट मेंबर। अच्छा पार्षद आपकी घड़ी वहीं अटकी हुई है, 100 मार्क्स में कॉन्ट्रैक्ट एंड सोगा दोनों आएंगे, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपने फिर जिसको नॉमिनी बना के रखा हुआ है, जो भी यहाँ पर आपका नॉमिनी है, दैट नॉमिनी विल हैव द राइट टू विड्रॉ द कंसेंट। ओके दिस नॉमिनी विल हैव द राइट टू विड्रॉ द कंसेंट। सो अगर कल को आपने किसी को नॉमिनी बना के रखा है तो आप देखो दोनों तरीके से आप नॉमिनी उस मतलब नॉमिनी जो है वो भी अपना नाम हटा सकता है और जो मेंबर है वो भी नॉमिनी को हटा सकता है। सो बोथ द वे, राइट। सो आप ये देखो, सच अदर पर्सन मे बी गिवन अ right to withdraw his consent and the member of the OPC may also at any time change the name of that other person by giving the notice to the company and the company will intimate it to the registrar, that is the ROC। so दोनों तरीके से यहाँ पे फिर ये देखो यहाँ जैसे दिया हुआ है, only natural person who is the Indian citizen and resident in India who has stayed in India, who is a resident in India who has stayed for a period of not less than 182 days। तो 182 days और मोर अगर आप पिछले साल इंडिया में रहे, in that case you are a Indian citizen, I mean in that case you are a resident in India and you are a Indian citizen and you are a natural person। natural person मतलब can a limited be that member in OPC? Answer is no, ये नहीं हो सकता, only natural person, right। so they will be eligible to incorporate the OPC and they will also be eligible to be the nominee for the sole member of OPC। so ये आपके कुछ conditions हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं whenever you write the answer for the OPC। आप बताओ, is this clear? is this clear? right। फिर आप देखिए यहाँ पे no person shall be eligible to incorporate more than one OPC। तो जो मैंने आपको बताया, one person one OPC और become the nominee in more than one such company। तो आप 2-3 कंपनीज में नॉमिनी भी नहीं बन सकते। one individual can be the member in one OPC and maximum one nominee। then no minor shall become the member or nominee of the OPC or can hold the share with the beneficial interest, right। then a company cannot be incorporated or converted into the company as a section 8 company। तो आप ध्यान रखना,
ओपीसी कैन नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी। तो व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी? आप ये देखो, हमने जो यहाँ पर पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट इज, सो बेसिकली इफ द कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट तो उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। और ये हो जाएगा अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। ओके, तो एक ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह नहीं बना सकते, वही यहाँ पर बताया हुआ है दैट अ ओपीसी कैन नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी। इसके अलावा ये जो ओपीसी है ये एनबीएफसी का काम भी नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, और वो दूसरे कंपनीज और में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये इनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। देन ओपीसी, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ और आता है। एक ओपीसी जो है वो 2 साल तक किसी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आप अगर फिर से देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2020, लेट्स से 1 अप्रैल 2020 को आपने एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट किया। ओके, अब ये आप चाहो तो इस ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो इन अ पब्लिक कंपनी और इन अ प्राइवेट कंपनी, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट जब आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया उसके बाद फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आप वॉलेंटरीली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप वॉलेंटरीली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो सर वॉलेंट्री मतलब कंपल्सरीली भी है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपने एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट किया एट एनी टाइम, राइट, इंक्लूडिंग दीज 2 years, एट एनी टाइम। ओके, एट एनी टाइम अगर इस ओपीसी का पेड अप कैपिटल 50 lakhs को एक्सीड कर गया, या फिर इसका जो टर्नओवर है 2 crores में एक्सीड कर गया, इन दैट केस जैसे ही इनको एक्सीड कर जाएगा ये ओपीसी क्या बन जाएगा, द ओपीसी विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। दिस विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर ये वाला? सो आपने ओपीसी को इनकॉर्पोरेट किया, 2 साल तक आप अपनी मर्जी से इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बट सपोज करो 6 महीने के अंदर ही, इनकॉर्पोरेट होने के 6 महीने के अंदर ही इस कंपनी का टर्नओवर 2 crores को एक्सीड कर जाता है, देन इन दैट केस ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपीसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बताइए, दिस इज क्लियर, राइट? इसका फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर यही दिया हुआ है, इफ 1 person कंपनी, और तो ये देखो ये वाला पॉइंट है, जैसे ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सेप्ट where the paid up share capital is increased beyond 50 lakh or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees. Okay, now if a 1 person company or any officer of such company contravenes the provisions, then they shall be punishable with the fine which may be extended to 10,000 rupees and with the further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first day ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। तो कॉन्ट्रावेंशन वाला पॉइंट ये आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस, बट ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये जो ओपीसी होगा, हर कंपनी में एक डायरेक्टर भी होता है, तो यहाँ पर ओपीसी में जो मेंबर होगा वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायरेक्टर भी बन जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नॉर्मली एक प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और एक पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, बट ओपीसी में एक ही डायरेक्टर से काम हो जाएगा। और जैसे एक प्राइवेट कंपनी में ये 2 मेंबर्स ही दोनों डायरेक्टर्स बन जाते हैं, वैसे यहाँ पर ये एक मेंबर ही यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी बन जाएगा, तो भी चलेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। ओपीसी, आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओपीसी इज क्लियर? चलिए फिर आप देखो यहाँ पे ओपीसी के आपको कुछ फीचर्स यहाँ पर बता दिए गए। ओपीसी में एक ही मेंबर रहेगा, इट इज़ प्राइवेट कंपनी नेचर। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। बेनिफिट इसमें क्या दिया था कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो थे वो सिंप्लीफाइड कर दिया। ओपीसी का एक फीचर क्या होगा, ये दोनों आपके फीचर्स हो जाएंगे विच डिफर्स इट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये आपका प्रोफेशन आ गया।
फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाता है प्राइवेट कंपनी का। तो आपको अगर मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ restrictions in the articles of association, राइट, तो यहाँ पर ये वही वाला पॉइंट आता है दैट प्राइवेट कंपनी जो है उसके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन होगा। कौन से रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे? ये है आपका पहला रेस्ट्रिक्शन, ये है आपका दूसरा रेस्ट्रिक्शन, और ये हो गया आपका तीसरा रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इस अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये खत्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया आज की डेट में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी अब कौन सा हो जाएगा? सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। तो एक कंपनी है, अगर उसने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अभी शेयर्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है, तो ये आ जाएगा। दूसरा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही मेंबर होएगा, मैक्सिमम, मिनिमम एक ही मेंबर है, बट प्राइवेट कंपनी में अदरवाइज लिमिट्स द मेंबर टू 200। दैट इज़ एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम आपको कितने मेंबर्स मिल सकते हैं? 200, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड एक बार ये वाले पैराग्राफ को आप छोड़ो, और फिर यहाँ पे क्या बताया हुआ है? इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, एंड इसीलिए अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी। दो एक्सेप्शंस हैं उसके, बट जनरली अगर आप देखोगे तो एक प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं रहेगा। अब आप देखो ये मैक्सिमम 200 के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दो। कुछ लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए बोला गया है ये 200 के कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पर बताया हुआ है, सपोज करो जैक एंड जिल, ये दोनों ने एक शेयर को जॉइंटली होल्ड करके रखा है, तो आप क्या बोलोगे? जैक एंड जिल दोनों ने एक शेयर को होल्ड करके रखा है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर कंपनी में 2 मेंबर है या एक ही मेंबर है? तो व्हेन दे आर जॉइंट होल्डर्स, हम यहाँ पर इन दोनों को एक ही मानेंगे। सो वेयर 2 और मोर पर्सन दे होल्ड 1 और मोर शेयर इन द कंपनी जॉइंटली, देन दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। तो वैसे एक ही माना जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, यश, जैसे आपने लिखा, दे विल बी काउंटेड एज 1। इसके अलावा और बताया हुआ है, और 200 की कैटेगरी में आप किसको एक्सक्लूड करोगे? बोला आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं उनको आप एक्सक्लूड कर दो, या फिर एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम कर रहा था, एक ऐसा शेयर होल्डर, रादर एक ऐसा शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी में काम कर रहा था जब उसने शेयर्स खरीदे थे, पर आज की डेट में वो आपका शेयर होल्डर, मतलब आज की डेट में वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो वह शेयर्स को होल्ड करके रखा है। साक्षी जी क्या हो गया? हमारी केस स्टडी को प्रॉब्लम हो रहा है। इज इट फाइन नाउ? साक्षी, इज इट फाइन नाउ? ओके, तो आप यहाँ पे चेक करो। अगर हम बात करते हैं 200 का, तो यहाँ पर 200 में हम किनको किनको एक्सक्लूड करेंगे? तो आप ये देखिए 200 में जॉइंट होल्डर्स वुड बी ट्रीटेड एज 1। इसके अलावा हम एक्सक्लूड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को हु आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और इसके अलावा हम एक्सक्लूड करेंगे हमारे कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ को। सो द एक्स एम्प्लॉयज़ हु वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो यहाँ पर आपके एक्सक्लूडेड, आपके करंट एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूडेड, एंड जॉइंट होल्डर्स दे विल बी ट्रीटेड एज 1। तो हो सकता है किसी कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो प्राइवेट कंपनी में, तो भी वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा अगर ये लोग हैं तो। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? मैक्सिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी विल बी 200। ये आपके एक्सेप्शंस हो गए। दिस इज ऑल एक्सेप्शन। आप बताइए, इज दिस क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर। थैंक यू साक्षी। सो ये आ गया आपके पास प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। हो सकता है आपसे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि एक कंपनी है उसमें 225 मेंबर्स है, राइट, और उसमें से फिर वो बताएंगे कि 30 एम्प्लॉयज़ है, 15 एक्स एम्प्लॉयज़ है, और कुछ 30 जॉइंट मेंबर्स हैं। अब आप बताओ कितने मेंबर्स हुए? तो इनको एक्सक्लूड करेंगे, इनको एक्सक्लूड करेंगे। ये 30 है तो 30 में से सपोज 2 लोगों ने एक शेयर को होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 15 ही काउंट होगा।
तो 225 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 15, तो इस तरह से करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। तो आप देख लेना इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, हालांकि रेयर चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपको मिले, बट दे मे आस्क यू दैट इज इट अ पब्लिक कंपनी और इज इट अ प्राइवेट कंपनी, आपको चेक करके बताना है विद द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हो सकता है आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दे वो। तो ये आ गया आपके पास प्राइवेट कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200, देन राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, then prohibition on the invitation to subscribe the securities, small company is a private company and OPC is also a type of private company only। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं what is a small company, ओके। तो स्मॉल कंपनी में अगर आप देखो तो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट भी जो है दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि किस में आया था, कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। और ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आए, सिंपल, मैंने आपको जैसे बताया सबसे ज़्यादा कंप्लायंस किस में होगा, एक पब्लिक कंपनी में होगा। पब्लिक कंपनी से कम कंप्लायंस आपको किस में मिलेगा, प्राइवेट कंपनी में मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट कंपनी से भी कम कंप्लायंस किस में रहेगा, एक स्मॉल कंपनी में, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस किया बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिनका काम जो था वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं था, बट उन्होंने कंपनी बना कर रखा हुआ था, तो उनके ऊपर कंप्लायंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उन्होंने स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट कर दिया। और स्मॉल कंपनी से भी कम कंप्लायंस किस में होगा, ओपीसी में। तो हमने ओपीसी को समझ लिया, हमने प्राइवेट कंपनी को समझ लिया, पब्लिक कंपनी को समझने का ज़रूरत ही नहीं, जो ये नहीं वो पब्लिक कंपनी। द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, इतनी सिंप्लिसिटी अगर लाइफ में आ जाए तो हम सही बता रहे, स्वर्ग मिल जाए। क्या, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी, आप देखो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना कितना आसान। पब्लिक कंपनी क्या, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो ऑलरेडी हट गया है, आप बताओ इससे सरल जिंदगी क्या होगा आपका। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, खतरनाक। और आप देखो ये जो प्रोवाइजो है ये मैंने आपको ऑलरेडी होल्डिंग सब्सिडरी के टाइम पे बता दिया कि अगर एक कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन उसका होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या है, एक पब्लिक कंपनी, तो इवन दो अपने आर्टिकल से ये प्राइवेट कंपनी रहेगा, बट ये कंप्लायंस पर्पस के लिए डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। सो इवन इन दैट केस दिस विल बी अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। जो आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर यहाँ पे ये चेक किया था, ये वाला प्रोविजन। सो दिस इज दैट प्रोवाइडेड दैट ऑफ पब्लिक कंपनी डेफिनेशन, राइट। सर एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, हाँ रौनक एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, प्रोवाइडेड दैट वो पूछे आपसे, राइट। तो आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी, वो आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो आपको डिफरेंस पूछ सकता है पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, बट वो आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी। और आप कॉलर चढ़ा के बिल्कुल ऐसे लिख कर आओगे पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एंड फील करो कभी कभी लगता है अपन ही लॉ मेकर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दे विल नेवर आस्क यू दिस, द मोर चांसेस आर कि आपसे वो स्मॉल कंपनी और ओपीसी के बारे में पूछे, ये इसके चांसेस ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, ओके। तो अब चलो एक काम करते हैं, स्मॉल कंपनी को भी एक सेपरेट स्लाइड्स के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पर स्मॉल कंपनी को आइडेंटिफाई अगर करना है, स्मॉल कंपनी को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो स्मॉल कंपनी के लिए आप सिंपली चेक करो। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, स्मॉल कंपनी शुड बी अ प्राइवेट कंपनी। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली दो कंडीशन है। सो दिस इज लेट्स से 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशंस है, लेट्स से 2A 2B। 2A क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, वो क्या है, एक स्मॉल कंपनी। इसके अलावा एंड एक ऐसा कंपनी प्राइवेट कंपनी जिसका कि टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, ये दोनों कंडीशंस आपके मीट होने चाहिए, ओनली देन दैट कंपनी विल बी अ प्राइवेट कंपनी। तो सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ देयर इज़ अ पब्लिक कंपनी
ओके, देयर इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 10 lakhs और इसका टर्नओवर है लेट्स से 1.5 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है? इज दिस अ स्मॉल कंपनी? आंसर इज नो, क्योंकि देखो इवन दो ये मीट कर गया, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। तो सबसे पहला ही कंडीशन क्या है? दैट इट शुड बी अ प्राइवेट कंपनी, और इसके अलावा इनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एंड है, मतलब ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करने हैं, सो लेट्स से एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ कुछ, ठीक है? तो आप मुझे बताओगे कि क्या कंडीशंस फुलफिल हुए या नहीं। सो नाउ आई से इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल है 60 lakhs और टर्नओवर है 1.8 करोड़। आप मुझे बताओ, इज इट अ स्मॉल कंपनी? नो। वाई? देखो, प्राइवेट कंपनी वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, टर्नओवर फुलफिल हो गया, बट ये फुलफिल नहीं हुआ। तो चलो इस बार एक और कंडीशन, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 40 lakhs, टर्नओवर 5 करोड़। इज इट अ स्मॉल कंपनी? ये कंडीशन फुलफिल, ये कंडीशन फुलफिल, ये फुलफिल नहीं हुआ। तो आप देखो, इन तीनों में टिक लगना चाहिए। इन तीन में से किसी एक में भी क्रॉस लग गया तो आपका वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। अब बोलिए, परफेक्ट। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सो देखिए, स्मॉल कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 of the Companies Act 2013, it means a company other than public company जिसका कि paid up capital does not exceed 50 lakhs। अब ये कट कर दो आप, ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसको कट कर दो, ये भी आपके रेलेवेंट नहीं है। एंड द टर्नओवर एज पर द P&L अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और इसको भी आप कट कर दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा फिर? स्मॉल कंपनी। अब इसके एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या बताया हुआ है? अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, एक सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, एंड अ कंपनी विच इज़ गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। भाई आप कहाँ छोटे लोग हो, आपके लिए तो पार्लियामेंट ने एक अलग से कानून पास किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक अलग से कानून पास किया है, और उसके अंडर में आप इनकॉर्पोरेट हो। जैसे आप देखो, ICAI कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ? अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो आप देखो, CA इंस्टीट्यूट का उत्पत्ति, ये कंपनी का उत्पत्ति हुआ इस एक एक्ट के अंडर, करेक्ट। अब कहाँ ये छोटा है? मतलब जब पार्लियामेंट ने आपके लिए इनकॉर्पोरेट किया है आपको, तो इन दैट केस यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी, यू आर अ you cannot be a small company, okay? You may be a private, you may be a public company, but you cannot be a small company. आप बताओ, this is clear? ये exceptions? सर, if OPC को कोई और कंपनी में कन्वर्ट करना है तो एनी ऑफ द कंडीशंस फुलफिल चलेगा। देखो, OPC को अगर आपको प्राइवेट कंपनी, देखो OPC को आप या तो OPC को आप कन्वर्ट करोगे तो या तो उसको एक प्राइवेट कंपनी बनाओगे, या OPC को आप एक पब्लिक कंपनी बनाओगे। तो आप चेक कर लो, आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हो, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। तो आपने उसको एक बार प्राइवेट कंपनी बना दिया। अब अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल, जिस कंपनी को आपने बनाया, OPC को जब हम इनकॉर्पोरेट करते तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं एज OPC। प्राइवेट कंपनी या स्मॉल कंपनी को हम कोई एक स्मॉल कंपनी बोल के इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ये एक बस खाली कैटेगरी आपको दिया हुआ है। प्राइवेट कंपनी आप इनकॉर्पोरेट क्या करोगे? आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, अगर ये दोनों कंडीशन आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे इन दैट केस यू आर नो लॉन्गर अ स्मॉल कंपनी। सो इट इज़ पॉसिबल कि आप किसी एक साल आपका टर्नओवर जो है वो 2.5 करोड़ था, तो उस साल आप स्मॉल कंपनी नहीं हो, राइट? लेकिन अगले साल आपका टर्नओवर गिर के 1.5 करोड़ हो गया, तो उस साल आप स्मॉल कंपनी बन गए। OPC में ऐसा नहीं चलेगा। तो स्मॉल कंपनी इज जस्ट अ कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी।
और वो क्यों बना है? बिकॉज जब आप कंप्लायंसेस देखोगे तो वहाँ पर ऐसे आएगा, दिस कंप्लायंस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होंगे विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, बट इट विल एक्सक्लूड अ स्मॉल कंपनी एंड अ ओपीसी। Then there will be certain compliance which will be applicable for all public company, private company, including the small company, but it would exclude a OPC. ये वाला पूरा सिस्टम है। ओके, ऑल राइट। फिर आप देखिए स्मॉल कंपनी का आपके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता दिए। वन, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, देन पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 lakhs और द टर्नओवर इज नॉट मोर देन 2 crore। अब ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, और। आप एंड और के चक्कर में गलती मत करके आना। आप सिंपली क्या लिखोगे वहाँ पे, जैसे आपको मैंने नोट्स में बताया, इट इज़ अ स्मॉल कंपनी। रादर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, तो आप ये एज इट इज़ कॉपी कर लेना, दैट स्मॉल कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh and turnover does not exceed rupees 2 crore in the previous year or during the year। ये आपको चेक करना है। एंड अ सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, और अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, राइट। फिर ये पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है, सो दिस इज देयर। सो देखो, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सो आर्टिकल्स डू नॉट हैव एनी सच रिस्ट्रिक्शंस। देन शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 7। मैक्सिमम के लिए यहाँ पर जैसे बताया हुआ कोई लिमिट नहीं है। एंड सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी अ डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी इवन दो वो एक प्राइवेट कंपनी हो, राइट। तो ये आ गया आपके पास। फिर आ जाता है आपके पास होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग सब्सिडरी मैंने आपको बताया, देखो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कैसा है, इन रिलेशन टू, ये रिलेशन वाले कंसेप्ट है। मतलब ये इस तरह से है, लाइक हाउ यू से अ फादर एंड लेट्स से सन, कुड बी डॉटर एंड मदर ऑल्सो। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक इस तरह से नहीं बोल रहा, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फादर एंड सन मतलब बेटा है या बेटी है, तो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोवर्सी हो जाएगा नहीं तो, राइट। सन या डॉटर है तो ही एक इंसान फादर है, राइट। और अगर कोई फादर है दिस मीन्स देयर इज अ सन और अ डॉटर, कोई किड है। तो इस तरह से करके होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन होता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, राइट, करेक्ट यश। आप यहाँ पे देखो, सो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन भी इसी तरह से है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है दिस मीन्स उसका कोई सब्सिडरी होगा, और कोई सब्सिडरी है मतलब उसका कोई होल्डिंग होगा, ठीक है। हाउ रोमांटिक। आप ये देखो, सेम यहाँ पर भी वैसे ही जाता है। देखो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या बताया, देखो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया, दे आर अ रिलेटिव टर्म्स, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। सो आप यहाँ पे देखो, अ होल्डिंग कंपनी और अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of such companies are subsidiary companies। इसमें आप बिल्कुल रिस्क मत लेना, सिंपली आप यही समझ लो। ये डेफिनेशन जो वो बता रहे हैं वो सिंपली यही डेफिनेशन बता रहे हैं, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी। तो ये एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगा, कब होगा और किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, बोला एस लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जब बता रहे हैं ना अ कंपनी, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है एच का। इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, तो यहाँ पर आ जाए एस का, मीन्स अ कंपनी, तो वापस से ये एच का बात कर रहा है। ऑफ सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, तो यहाँ पर एस, फिर से एस लिमिटेड का बात हो गया। तो जैसे मैंने बताया एच है तो एस है, एस है तो एच है। तो अ कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द अदर कंपनी इफ सच अदर कंपनीज आर इट्स सब्सिडरी कंपनीज। आप बताओ, दिस इज क्लियर। और ध्यान रखना सिर्फ कंपनी नहीं, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो भी वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। यहाँ पर यश बता रहे व्हाट इफ द होल्डिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, नहीं, फिर सब्सिडरी लिक्विडेशन में नहीं जाएगा। होल्डिंग ने कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज करके रखे होंगे, उसके शेयर्स बिक जाएंगे, उसके शेयर्स बिक जाएंगे तो हो सकता है फिर इसका कोई नया होल्डिंग कंपनी बन जाए, या हो सकता है फिर इसका कोई होल्डिंग कंपनी हो ही नहीं। तो आप ऐसे देखो, ये है एच एस में फॉर एग्जाम्पल 80% शेयर्स होल्ड करता है ना, एच लिक्विडेशन में जा रहा है, और ये जो 80% शेयर्स है ये लेट्स से टी लिमिटेड को चले गए,
तो अब टी लिमिटेड क्या बन जाएगा, एस का होल्डिंग कंपनी, अगर एच से शेयर्स किसको चले गए, टी को। बट सपोज करो टी और यहाँ पर एक और कंपनी आ गया यू, तो 40% टी को चला गया और 40% यू को चला गया। इन दैट केस ये दोनों इसके होल्डिंग नहीं है, और अगर इसका कोई होल्डिंग नहीं तो फिर ये किसी का सब्सिडरी नहीं, इन दैट केस इंडिपेंडेंट। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो यहाँ पर फिर सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया हुआ है, ये होल्डिंग का डेफिनेशन था। और तो सब्सिडरी में देखो तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, राइट, एनी अदर कंपनी मतलब एच, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी in which such holding company either controls the composition of board of directors and then यहाँ पर क्या आ रहा है, या तो कंट्रोल करे या फिर एक्सरसाइजेस मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल हट गया, इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट्स नहीं। देन यश ने यहाँ पर अच्छा पॉइंट आउट किया, देन एस विल बी एसोसिएट ऑफ टी, एस विल ऑल्सो बी एसोसिएट ऑफ यू, दैट्स इट, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस यश कि आपने एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन को यहाँ पर लिंक किया। इन दैट केस एस लिमिटेड विल बिकम एसोसिएट ऑफ टी एंड एसोसिएट ऑफ यू, राइट। अब ये लेयर्स वाला आपको दिया हुआ है, तो लेयर वाले कंपनी के लिए क्या बोला है कि एक जो कंपनी है, ठीक है, ये आपके पास एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड की एक सब्सिडरी S1 और इसकी एक सब्सिडरी S2, ठीक है। तो S1 अगर आप चेक करो तो ये बन जाता है फर्स्ट लेयर और ये बन जाता है सेकेंड लेयर, राइट। नाउ यू कैन नॉट हैव S3, वो लेयर नहीं हो सकता, ये बन गया आपका लेयर, ओके। आप बताइए, दिस इज क्लियर, होल्डिंग सब्सिडरी। तो आप ये देखो, A विल बी सब्सिडरी ऑफ B if B controls the composition of board of directors of A, correct। और control the composition मतलब उसके पास power है to appoint and remove the majority of the directors, and A will be subsidiary of B if B holds more than 50% share capital of A, then B is subsidiary of A and C is subsidiary of B, in such case C will be subsidiary of A, in the like manner D is subsidiary of C, then D will also be subsidiary of B as well as of A. So it goes that. Repeat, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो लेयर वाला मैं रिपीट करता हूँ। ये देखो, ये आपके पास A लिमिटेड है, A लिमिटेड की एक सब्सिडरी है B लिमिटेड। सो फॉर एग्जाम्पल A लिमिटेड कंट्रोल्स B, देन B लिमिटेड कंट्रोल्स C। सो ये जो B है ये बन गया आपका फर्स्ट लेयर, दिस इज योर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज योर सेकेंड लेयर। ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकेंड लेयर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करो, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर वो बता रहा है डी और ये आ गया कंट्रोल, तो ये आपका बन गया थर्ड लेयर। सो ये जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा था, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन देखा था, ये वाला एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, दैट दिस लेयर इज नॉट अलाउड। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है, देर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, बट अभी के लिए आप ये देखो, दो लेयर से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो दिस इज नॉट अलाउड। आप दो ही लेयर रख सकते हो सब्सिडरी का। इसके अलावा आप एक और पॉइंट देखना, बी लिमिटेड जो है, बी इज होल्डिंग ऑफ सी एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए, ठीक है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट बी लिमिटेड। अगर आप सी लिमिटेड का चेक करो तो आप देखो, सी इज होल्डिंग ऑफ डी बट सी इज सब्सिडरी ऑफ बोथ बी एंड ए। ये आपको समझ में आया, ये वाला पॉइंट, ये वो बता रहा है यहाँ पर, सी विल बी सब्सिडरी ऑफ ए, मतलब सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी है। ये आया समझ में, राइट। और ए लिमिटेड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज subsidiary to a public company, this we have already discussed. That will be what? That will be a deemed public company. So we have a
holding public company, and we have a subsidiary private company. In that case, this subsidiary company would be treated as deemed public company. Okay. Then we have associate company. तो आप देखो associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence, right? But which is not subsidiary company of the company and having such influence and includes a joint venture company. तो subsidiary company में आपका associate company में आपका क्या होगा, significant influence होगा, बट वो आपकी subsidiary नहीं होगी. और significant influence को यहाँ पर define किया हुआ है, और significant influence का ये मतलब है अगर आप कंट्रोल करते हो एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर, या फिर आप कंट्रोल करते हो उनके पार्टिसिपेशन 20% अगर आप उसमें बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये आपका पार्ट आ जाता है. आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. और रेलेवेंट क्यों नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ. वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको जस्ट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता देता हूँ कि ये क्या रेलेवेंस है और कैसे डेफिनेशन में चेंज आया, सो दैट आगे भी कभी अगर आप पढ़ो तो आप इसको लिंक कर पाओ. आप एक सिंपल सा पॉइंट देखो, दिस इज एच लिमिटेड एंड आई से दिस इज एस लिमिटेड. अभी जो आप यहाँ पे वोटिंग पावर देख रहे हो ना, मोर देन 50% वोटिंग पावर, पहले ये वर्ड था शेयर कैपिटल. अर्लियर द वर्ड वाज शेयर कैपिटल, नाउ दे हैव चेंजेस टू वोटिंग पावर. अब देखो शेयर कैपिटल में क्या तकलीफ था. देखो होल्डिंग कंपनी अगर आप हो ना, तो अगेन आपके कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं इफ़ यू बिकम अ होल्डिंग कंपनी, और बहुत सारा अदर कंप्लायंसेस यहाँ पे आ जाता है. अब इन कंप्लायंसेस को अवॉइड करने के लिए देखो कंपनीज ने क्या किया. इन्होंने बोला, जब आप देखो, जब मैं बोलता हूँ व्हेन यू हैव मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल, अगर मैं ये पॉइंट डालता हूँ तो आप देखो तकलीफ क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल आप एस लिमिटेड का चेक करो. एस लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है लेट्स से 100, और उसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कितने हैं, 100. तो इस कंपनी में टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया, 200. अब होल्डिंग कंपनी सपोज करो यहाँ पर 80% इक्विटी होल्ड करता है एंड 0 प्रेफरेंस होल्ड कर रहा है, करेक्ट. अब इस केस में अगर आप देखो तो ये एच लिमिटेड का होल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एच लिमिटेड शेयर. आप मुझे बताओ क्या इस केस में एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है. देखो अगर आप शेयर कैपिटल को देखोगे तो मोर देन 50% शेयर कैपिटल देखना है, तो आप देखो टोटल शेयर कैपिटल इन द सब्सिडरी कंपनी इज व्हाट, 100 इक्विटी 100 प्रेफरेंस, आउट ऑफ विच होल्डिंग कंपनी इज अक्वायर्ड ओनली 80% ऑफ द इक्विटी एंड 0 प्रेफरेंस. तो आप अल्टीमेटली अगर देखो तो ये कितना हो गया, 80/200, और ये हो गया 40%. तो क्या एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हुआ, क्या एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हुआ? आंसर इज नो. जब क्या वर्ड लिखा हुआ था, शेयर कैपिटल. बट आप टेक्निकली देखो तो एच लिमिटेड डिसीजंस तो ले ही रहे एस के, एच लिमिटेड अल्टीमेटली डिसीजंस तो ले ही एच लिमिटेड अल्टीमेटली डिसीजंस तो ले ही रहा है एस का. तो ये जो लूप होल रह गया था, इस लूप होल को टैप करने के लिए लॉ मेकर्स ने क्या किया, मिनिस्ट्री ने इसमें चेंज किया और बोला शेयर कैपिटल वर्ड को हटाओ और उसकी जगह किस वर्ड को ले आओ, वोटिंग पावर को. तो हम जैसे ही वोटिंग पावर को ले आए, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ से हट जाएगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है. ये वाला कैलकुलेशन पूरा हट गया और हम बोलेंगे आप 80% स्टेक में हो. आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये चेंज कंपनीज एक्ट में कब हुआ था, 2015 में, जब शेयर कैपिटल की बजाय क्या लेकर आ गए, वोटिंग पावर. सेम पे अब यहाँ पर एक और लूप होल रह गया था. तो अगर आप होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन देखो तो होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में क्या था, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी. ओके, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी. अब तकलीफ क्या है, आप देखो ये जो कंपनी है ये है यूएसए में, और ये जो कंपनी है वो है इंडिया में. और मैं बोलता हूँ ये यूएस वाली जो कंपनी है ये 100% शेयर्स होल्ड करती है एस में. तो अगर आप होल्डिंग का डेफिनेशन देखोगे तो वो आंसर इस तरह से किया हुआ था, दैट होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी. ठीक है.
अब कंपनी का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ या इसके पहले वाले किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। कंपनी का डेफिनेशन यही था। नाउ टेल मी, अगर एच लिमिटेड यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो क्या एच लिमिटेड कंपनी है? इज एच लिमिटेड अ कंपनी? इज एच लिमिटेड अ कंपनी अगर वो यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कंपनी तो वही जो हमारे यहाँ के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एच लिमिटेड कंपनी ही नहीं है तो क्या वो होल्डिंग कंपनी बन सकता है? बिकॉज होल्डिंग कंपनी बनने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी तो बनना पड़ेगा ना। अगर आप कंपनी हो तो आप होल्डिंग कंपनी हो, अगर आप कंपनी ही नहीं हो तो आप होल्डिंग कंपनी नहीं हो। मिला? होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, सो इफ इट इज नॉट अ कंपनी इट कैन नॉट बी अ होल्डिंग कंपनी। अब आप बताओ, ये भी लूप होल रह गया था। तो ऐसे लोग क्या करते थे कि इंडिया में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, इसके 100% शेयर्स उठाकर किसी फॉरेन कंपनी में इनकॉर्पोरेट करके कंपनी को वहाँ दे देते थे। अब इस तरह से सब कंप्लायंसेस और फिर से गड़बड़ हो गया। 2017 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और वहाँ पर क्या बोला, दैट फॉर द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। बिकॉज अगर ये कंपनी यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुआ, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो डेफिनेशन को अमेंड करके फिर क्या बता दिया, दैट होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में एक लाइन डाल दिया, दैट फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ होल्डिंग कंपनी अ बॉडी कॉर्पोरेट इज ऑल्सो अ कंपनी। जैसे ही ये सेंटेंस डाला, नाउ एच लिमिटेड इज अ कंपनी एंड इफ इट इज अ कंपनी इट विल बी अ होल्डिंग कंपनी, अगर उसके पास इस तरह से कंट्रोल आ जाता है तो। आप बताओ, ये समझा आपको? ये समझा पॉइंट आपको? राइट, एग्जाम के लिए आपका रेलेवेंट नहीं है, बट जस्ट ये पॉइंट आया तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया। राइट, तो आप अगर देखो यहाँ पे हम होल्डिंग सब्सिडरी के डेफिनेशन में अगर जाएं तो आप देखो यहाँ होल्डिंग कंपनी के अंदर आपको ये लाइन मिलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट से क्या मतलब है, एनी फॉरेन कंपनी। राइट, और द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये आपके पास प्रोविजन है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फर्दर लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी वही जिसके सिक्योरिटीज लिस्टेड हो ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, लिस्टेड कंपनी। अब सिक्योरिटीज़ में आप देखना यहाँ पर सब आ जाता है। सिक्योरिटीज़ में आपके शेयर्स भी आ जाएंगे, सिक्योरिटीज़ में आपके डिबेंचर्स भी आ जाएंगे। सो इफ़ योर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर कोई भी लिस्टेड है तो वो क्या बन जाएगा आपका, लिस्टेड कंपनी। देन अनलिस्टेड कंपनी कौन सा, अनलिस्टेड कंपनी वो अदर देन लिस्टेड कंपनी, सरल भाषा। राइट, फिर आ जाता है आपके पास गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में एक ऐसा कंपनी जिसके अंदर 51%, अब देखो वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, नॉट लेस देन 51%, दिस मीन्स 51% और मोर, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर दोनों ने कंबाइंडली होल्ड किया हुआ है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। फिर आपके पास एक डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का। तो अब आप देखो, फॉरेन कंपनी के लिए आपको ध्यान रखना है, फॉरेन कंपनी क्या होगा, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन कंपनी को आपको अगर बनाना है, किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी बनाना है तो दो चीज़ें आपके फुलफिल हो जानी चाहिए। राइट, एक तो क्या, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दूसरा आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इट मस्ट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ये दोनों कंडीशन आपके फुलफिल हो जाने चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होता है तो वो फॉरेन कंपनी नहीं होगा। आप एक सिंपल एग्जांपल लो, मैं बोलता हूँ ये टेक, तो ये क्या है, फॉरेन कंपनी है। ओके, लेट्स से बाहर तो इनकॉर्पोरेट हुआ पर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, देन दिस इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके,
फिर आप देखिए ये आया आपके पास एक सेक्शन 8 कंपनी। सो सेक्शन 8 कंपनी कौन से कंपनीज होते हैं? एक ऐसे कंपनीज जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, वो चाहे कॉमर्स में हो, आर्ट में हो, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है। और ये कंपनीज क्या करते हैं? दे अप्लाई द प्रॉफिट्स, ठीक है, इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड दे प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। तो आप ध्यान रखना, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाता है? कमाता है। सेक्शन 8 कंपनी may earn the profits but such profits are not distributed। तो सर उन प्रॉफिट्स का क्या होता है? उन प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द सेम ऑब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाट, ये वाला। आप बताओ, दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर? इसके अलावा आप ये देखो, एक कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा कौन देता है या लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देगा और इनके पास एक एग्जाम्पशन होता है कि वो अपने नाम के एंड में ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाए तो भी चलेगा, ठीक है। और इनको ये लाइसेंस कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। आपका लाइसेंस को रिवोक भी किया जा सकता है अगर आपके पता चला कि कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं कर रहे, आप वायलेट कर रहे हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में आपके लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा। सो इफ़ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, या फिर वो वायलेट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, और इट इज़ प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, इन दैट केस रिवोक कर दिया जाएगा लाइसेंस को। देन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब आपके लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा तो इसके बाद क्या किया जा सकता है? इसके बाद आपके कंपनी को बंद किया जा सकता है। सो इट कुड बी लिक्विडेटेड, या फिर आपका किसी और कंपनी के साथ में मर्जर करवा दिया जाएगा। बट ध्यान रखना, सम अदर सेक्शन 8 कंपनी, आपका नहीं, सेक्शन 8 कंपनी। तो आपका एक बार लाइसेंस अगर यहाँ पर रिवोक हो गया और उसको हमने लाइसेंस रिवोक होने के बाद में आइदर द कंपनी वुड बी लिक्विडेटेड और इट विल बी मर्ज्ड विथ सम अदर सेक्शन 8 कंपनी, राइट। तो ये आपका तरीका है। देन अगर आपने कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रावेन किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, विच इज 25,000 to 25 लाख रुपीस ऑन द ऑफिसर, करेक्ट। और कंपनी के ऊपर 10 लाख से 1 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकता है, राइट। इसके अलावा सेक्शन 447 के अंडर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, दैट इज फ्रॉड, ओके। तो ये सेक्शन 8 के आपके पास कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आ गए, दैट फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमर्स, आर्ट्स, राइट। देन मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल के लिए, जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये एप्लीकेबल नहीं है। देन आपका जो प्रॉफिट है, रौनक कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, इफ इट इज इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो अमाउंट देखो, एमसीक्यू इस पे नहीं आएगा ये जो अमाउंट है, क्योंकि आज के डेट में ये मिनिमम शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, तो इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। बट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने, 2, डायरेक्टर कितने, वो सब आ सकता है आपको, बट ये नहीं आएगा। पेड अप कैपिटल का लफड़ा ही खत्म हो गया आज की डेट में, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पेड अप कैपिटल। बट यस, आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उन सब के ऊपर आ सकता है। देन इट यूजेस द प्रॉफिट फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज फॉर्म्ड, it does not declare the dividend, operates under the special license which is given by the central government। इनको अपने नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका लाइसेंस जो होगा वो रिवोक कर दिया जाएगा अगर आपने प्रोविजंस को या कंडीशंस को कॉन्ट्रावेन किया, और रिवोक करने के बाद में आपके कंपनी का स्टेटस चेंज कर दिया जा सकता है, आपको वाउंड अप किया जा सकता है, या फिर आपको अमेलगमेट कर दिया जाएगा विद सम अदर कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। बट दिस अनदर कंपनी विल बी अगेन व्हाट, इट विल बी अ सेक्शन 8 कंपनी ओनली। इसके अलावा इनको और कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि इनको एनुअल जनरल मीटिंग अगर बुलाना है, तो नॉर्मली किसी कंपनी को अगर एजीएम करना है
तो एजीएम के लिए उसको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना होता है, लेकिन इनको बोला कि आप 14 दिन के नोटिस में भी एजीएम बुला सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनको ये सब अपॉइंट नहीं करना। ये अलग अलग कुछ कमिटीज़ होते हैं, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये सब इनको नहीं बनाना। देन अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, ये अब देख लेना। एमसीक्यू में शायद रौनक ये मिल जाए, ट्रू फॉल्स, राइट। सो सेक्शन 8 कंपनी का एक मेंबर बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म। फिर इसका जो फॉर्मेशन है, दिस इज टू प्रमोट, ये देखो रिपीटेड पॉइंट्स हैं आपके। फॉर्मेशन इज टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट इज टू अगेन प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स, नो डिविडेंड। टाइप इट कैन बी अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी, बट नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगे। स्टेटस कौन ग्रांट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अभी किसको दे के रखा हुआ है? आरओसी को। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर अगर आप देखो रिवोक, तो सीजी में ऑल्सो रिवोक द लाइसेंस, एंड इफेक्ट करते ही आपको अपने नाम के एंड में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और हो सकता है आपकी कंपनी को यहाँ पर बंद भी किया जाए। फिर एक आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। सो डोरमेंट कंपनी इज व्हाट? डोरमेंट इज एन इनएक्टिव कंपनी जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते, ठीक है। अब देखो दो तरीके से डोरमेंट कंपनी हो सकता है। एक तो आप खुद आरओसी के पास जाओ और आप आरओसी को बोलो कि देखो मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कंपनी है डोरमेंट, ध्यान रखना, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी, इट इज़ अ स्टेटस विच इज़ गिवन टू अ कंपनी। ओके, सो यू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी, बट इट गेट्स द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप आरओसी के पास जाते हो और उनको बोलते हो मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, जो काम है इसका एक्चुअल जो वर्किंग है मैं उसको अभी शुरू नहीं कर सकता, इसके शुरू होने में टाइम है। तो लेट्स से 3 इयर्स के बाद में मैं इसको शुरू करूँगा। तो 3 साल तक आप इस कंपनी को क्या बना कर रखो, 3 साल तक आप इसको एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, आप इसको एक इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। आप बताओ, दिस इज क्लियर। इसमें आप कंपनी आरओसी के पास जाती है। इसके अलावा हर कंपनी को आरओसी को 2 डॉक्यूमेंट्स हर साल फाइल करना पड़ता है। एक होते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक होता है एनुअल रिटर्न। तो आपने आरओसी को 2 साल तक ना तो एनुअल रिटर्न फाइल किया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, तो आरओसी क्या बोलेगा? लगता है ये कंपनी इनएक्टिव हो गया है, डोरमेंट हो गया। तो इन दैट केस अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एनुअल रिटर्न इसको 2 इयर्स तक फाइल नहीं किया, तो यहाँ पर आरओसी क्या करेगा? आरओसी आपके कंपनी के स्टेटस को चेंज कर देगा, और चेंज कर कर क्या बना देगा? यू आर अ डोरमेंट कंपनी। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो आप देखो डोरमेंट कंपनी वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट for a future project or to hold an asset or a intellectual property। तो सपोज करो आपने कोरोना के लिए एक मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया जिससे कोरोना क्योर हो जाए या उसका वैक्सीन आ जाए, एंटीबॉडीज़ वगैरह आप प्रिपेयर करते हो, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं हो आप उसका काम फुल फ्लेजेड शुरू कर पाओगे कि नहीं। पर आपने वो जो मेथड था उस मेथड को क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया, और पेटेंट करवा के आपने क्या कर लिया है? एक कंपनी बनाया और उसके पास ये आपने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी तक आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं किया। इन दैट केस आप क्या बोलोगे? दैट ये जो कंपनी है इसको आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। अभी फ़ायदा क्या होता है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देने से? आपके कंप्लायंसेस कम हो जाते हैं, बस, राइट। तो यहाँ पर वही बताया है, टू आइदर फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड अ एसेट और फॉर अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, such company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। इसके अलावा inactive company का क्या बताया है? A company which has not been carrying on any business or operations or has not made any significant accounting transactions during the last 2 financial years or has not filed the financial statement and annual returns during the 2 financial years, उसको भी आरओसी क्या कर देगा?
डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। अब यहाँ पर जो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि आप कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे अदर देन, तो अगर आप ये 4 ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। एक तो क्या, रजिस्ट्रार को खाली फीस देना, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी सपोज करो इनकम टैक्स में आप रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हो, जीएसटी और का ये सब आपका अकाउंट नहीं होगा। देन अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो या फिर आप कंपनी के ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कोई पेमेंट करते हो, सो दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सो इन दैट केस यू आर अ इनएक्टिव कंपनी। अब बताइए ये क्लियर हुआ? फिर आप देखिए आपके पास एक आता है निधि कंपनी। सो निधि कंपनी क्या होता है? निधि कंपनी इज़ फॉर द मेंबर्स। तो कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, निधि कंपनी बनाते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, दैट इज कॉस्ट कटिंग और सेविंग्स अमंग्स इट्स मेंबर्स। ये क्या करते हैं? दे रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड लेंड द मनी ओनली टू द मेंबर्स ओनली। ठीक है, तो जैसे चिट फंड होता है आपका, किटी होता है, उसी तरह से ये निधि कंपनी वर्क करता है। और इस पैसे से आपको क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट होता है। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल्स निकाल के दिए हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू, यहाँ पर ये देखो ये सारे पॉइंट्स है, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, दैट इज कॉस्ट कटिंग, सेविंग अमंग्स द मेंबर, द कंपनी रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स एंड इट लेंड्स अगेन मनी टू द मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये आपका एक निधि कंपनी का होता है। फिर आपके पास आ जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? जिनको कंपनीज एक्ट के अंदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया हुआ है। और उसमें कौन कौन आते हैं? एक आपका LIC, एक आपका IDFC, एक आपका UTI। तो ये 3 आपके। इसके अलावा 1956 एक्ट के अंदर जिनको भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया हुआ था, वो भी PFI रहेंगे। तो ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, राइट। सो ये आपका एक और डेफिनेशन आ गया। देन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको बनना है तो आपके कंडीशंस हैं यहाँ पे। आइदर यू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट एक्ट, या फिर 51% या उससे ज़्यादा का पेड अप कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। सो आइदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और विद द स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए आप देखो उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में इसको PFI बोलते हैं। ओके, तो ये आपके पास कंडीशंस आ गए। सो दैट्स इट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो 21 को जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पर शुरू करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एंड 21 के बाद 23 को हमारा जब लेक्चर हो जाएगा तो वी विल बी थ्रू विद आवर कंपनी लॉ। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर, राइट। टेक केयर, बाय बाय, and all the best for your test tomorrow and also the meeting. Okay, bye bye.